नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका। हम आपसे किशोर अवस्थाओं और उनकी समस्याओं पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और आज भी हम किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने आए हैं। नमस्कार मैम। हमारे साथ रोली मिश्रा मैम हैं, तक्षशिला इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं और मैम 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी HOTC की टीम को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे आज बुलाया यहाँ पर। तो मैं सभी आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जो आज ये मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके जीवन में ये चीज नहीं चल रही हो, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक युवा हो, चाहे वो एक वयस्क हो, वो कोई भी हो, सबके आसपास आपको ये परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि आज इस वंदना जी के माध्यम से जिस मंच पे हम जुड़े हैं कि हम ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं, तो आप सब इसको अंत तक देखें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के मन में, जिसका जवाब वंदना जी के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं दूंगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं जो आपको लगता है कि इस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एड्रेस नहीं हुए, तो आप कमेंट में डाल सकते हो और हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। तो ठीक है, हम इस परिचर्चा के लिए साथ में आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि आज 14 फरवरी को पूरी दुनिया में एक प्रेम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में प्यार के इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? जैसा कि आप सबको पता है कि 14 फरवरी को हम वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं, और जैसे जैसे भी आप बोलोगे कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर बढ़ा है, वैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके पे पूरी सोसाइटी इसको मना रही है। कोई भी डे की अगर हम बात करते हैं, कोई भी वो डे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर हम उसको मना रहे हैं तो उसका मेन पर्पस होता है उससे रिलेटेड चीज़ों की अवेयरनेस देना। पर जब हम वैलेंटाइंस डे की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इसको प्यार के लिए एक्सप्रेशन का एक दिन के रूप में मनाया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम इसको मना सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, या हम देख रहे हैं कि प्यार को मनाने का अगर आप पूछेंगे तो कोई एक दिन नहीं है ना। ये तो हर दिन हर पल जीने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं। बट अभी हम जो देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एक दिन तक ही केंद्रित होता चला जा रहा है। तो इस बारे में हमको ध्यान देना होगा कि हम हमेशा प्यार को जब मना रहे हैं तो वो केवल एक दिन तक ना हो, बल्कि ये जो एहसास है ये हमेशा रहे। किशोर अवस्था में आकर्षण अत्यधिक होता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो वहां पर आप लोग देखते हो कि जो ये आकर्षण दिख रहा है ये बहुत सामान्य बात है। इस उम्र के लोग जो लगभग 18 साल तक के जो आप बच्चों में देखोगे, बहुत ज्यादा अपोजिट सेक्स के लिए बहुत इंटेंस फीलिंग वो फील करते हैं, इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि ये एज होता है जहां पर उनके बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं ना। तो ये जो उनका इंटेंस फीलिंग फील करना, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण फील करना, उनके क्लोज होने की कोशिश करना, उनके लिए अट्रैक्शन फील करना, ये एक तरीके का अगर आप बोलेंगे तो एक शारीरिक प्रक्रिया है ना, जिसका ये परिणाम है। बट होता क्या है कि इस प्रक्रिया को क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो उनको ये लव जैसा लगता है। बट एक्चुअली ये जस्ट एक अट्रैक्शन है जो किसी भी बच्चे को इस उम्र में हो सकता है। वो उसका अगर आप बोलोगे आधार कुछ भी हो सकता है। शायद जो दूसरा बच्चा है या जो दूसरा कोई भी लड़का या लड़की, उसकी कोई चीज हमें पसंद आ रही हो, या कई बार हमारी कुछ चीज उसके साथ मिल रही हो, मैच कर रही हो, हम शेयर कर रहे हो एक जैसी चीजें किसी के अंदर, या उसका फिजिकली जो लुक है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा हो, तो आधार कोई भी हो सकता है इस अट्रैक्शन का, इस इन्फेक्चुएशन का। और बट उसको हम समझेंगे बस ऐसा क्योंकि इमोशनल वो बहुत ज्यादा इंटेंस है उन समय इमोशन, दैट्स वाई बच्चे वो फील कर रहे होते हैं। इसी भावनाओं को वो ट्रू लव या प्यार समझ लेते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या चीज है। डेफिनेटली हमको समझना पड़ेगा मैम। इन सब चीजों को समझने से पहले हमें लगता है हमें बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि एक्चुअली प्यार क्या है ना। क्योंकि ये जो इन्फेक्चुएशन या जो इस एज में बच्चे अट्रैक्शन जो फील कर रहे हैं, वो क्या सच में एक्चुअल में लव है ना, या ये बस शुरुआत है, ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि लव एक इंटेंस फीलिंग नहीं है ना। इट्स जस्ट नॉट अ इमोशनल आउटकम ना, ये बहुत एक स्टेबल एक डेप्थ है ना, कि आप किसी के साथ हो और आपने उसके साथ ये सारी स्टेजेस है। अगर आप इनिशियली लेवल पर बात करोगे, फर्स्ट
चाहे वो एक गर्ल एक बॉय जब दो से मिल रहे हैं तो वो अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं ना। वो अट्रैक्शन मैंने बोला जैसे कि किसी भी बेसिस पर होता है, हम अट्रैक्ट हुए, हम एक दूसरे को पसंद आए ना, आधार कोई भी हो, फिर हमारी मीटिंग्स बढ़ी, हमारे कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुए, देन इन्फेक्चुएशन के स्टेज पर आप आए जहां पर आप बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी सीख कर रहे हो और कहीं ना कहीं आइडियलाइजेशन वहां पर चल रहा है कि जैसा उसको पसंद आ रहा है मैं उस तरीके से बिहेव करूं, है ना, जैसा उसको पसंद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फैंटेसी कि ये मेरी लाइफ में आया तो इसके साथ मैं ऐसा और क्या कर लूं, तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है ना, और इस एज के बच्चे ये दिखाते हैं। लेकिन जब हम एक ट्रू लव या जिसको हम कंप्लीट लव की बात करते हैं, वहां पर केवल अट्रैक्शन और इन्फेक्चुएशन तक नहीं है, बल्कि वहां पर एक डेप्थ, आपका कमिटमेंट भी है, उस जो रिलेशनशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है कि आप दो लोगों के बीच में जो ये रिलेशनशिप है एक्चुअल ये क्या है, क्या ये केवल फिजियोलॉजिकल या जिसको हम बोलेंगे अट्रैक्शन बेस्ड है, या सच में आप मैच्योरिटी है आपके अंदर कि आप वो मैच्योरिटी के साथ उस इमोशंस को समझ पा रहे हो, आप जो रिलेशनशिप में हो उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आप दोनों के बीच में समटाइम्स ये बहुत कॉमन है कि बच्चों में, जब भी बच्चों में या दो पार्टनर्स की भी आप बात करोगे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि हम सब जब इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वी आर नॉट परफेक्ट ना, बट डेफिनेटली इनिशियल लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं आपके जैसे बनने का, वो ट्राई कर रहा है जो आपको पसंद ना। गर्ल्स में कैसा होगा वो अपने लुक्स पर देखेंगे, बॉयज में कैसा होगा वो दिखाएंगे कि हाँ थोड़ा मेल डोमिनेंस वाला सारी चीजें, इट्स नॉर्मल ना, ये चल रहा है, लेकिन ये कितने समय तक चलेगा, है ना। ये इनिशियल तो हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन जैसे ही धीमे धीमे आगे बढ़ते हो आप, ये फेड होने लगता है ना, ये फेड होता है, वहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होता है, वहां पर आप समझते हो, आप धीमे धीमे उनके फ्लॉज जानते हो, है ना, आप जान पाते हो कि ये एक पर्सन है, इसकी ये अगर स्ट्रेंथ है तो ये इनके फ्लॉज भी हैं। एट दैट टाइम उस समय ये देखना है हमें कि जो दो पर्सन है वो उनके फ्लॉज के साथ, उनके स्ट्रेंथ के साथ क्या हम तैयार हैं, और ये जो तैयारी है ये केवल आपको बायोलॉजिकली आपको उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, तो अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये एडोलसेंट में ये मैच्योरिटी नहीं आती है ना, क्योंकि वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, क्योंकि तब तक आपका लिम्बिक सिस्टम तो डेवलप है, आप इमोशंस तो बहुत हाईली फील कर पा रहे हो, लेकिन क्या आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या वो डेवलप है, क्या वो तो डेवलप नहीं है, तो आपकी जो हायर फंक्शनिंग है वो अभी डेवलप नहीं है, तो जब वो डेवलप नहीं है तो इस जब एज में अगर हम इस तरीके के कोई भी कमिटमेंट्स कर रहे हैं या कोई भी इन चीजों में पढ़ रहे हैं तो उसकी ये संभावना होती है कि बहुत वो एक्यूरेसी के साथ ना जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी वो क्लियरिटी, वो मैच्योरिटी नहीं है। उस समय हमको ये समझने की जरूरत है, किसी भी पार्टनर को, है ना, किसी भी पार्टनर को ये समझने की जरूरत है कि जो मेरा साथ वाला पार्टनर है उसके फ्लॉज के साथ ना, उसके जो भी कमियां हैं उनके साथ क्या मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। अगर हम ये समझ पा रहे हैं और यहाँ पर जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनल बेस्ड नहीं है, बल्कि हमने उसको समझ के किया है, तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये लव है। लेकिन अगर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके लिए एडोलसेंट वो एज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मस्तिष्क उतना विकसित नहीं है ना, मस्तिष्क का जो विकास है हम उसको मानते हैं कि 24 साल तक वो विकास डेवलप होता है ना, जहां पर हम इस तरीके के डिसीजंस को ले सके। बट जो बच्चे हैं वहां पर तो भी इमोशनल ब्रेन तो डेवलप है, वो इमोशंस तो फील कर पा रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक इसको कैसे लेकर जाना है, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल करना है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी कम रहती है उस समय। दैट्स वाई बच्चे उस इन्फेक्चुएशन या उस अट्रैक्शन को ही लव मान रहे होते हैं। तो क्या प्यार की कोई निश्चित उम्र होती है, या फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं इस उम्र में जो हमें हो रहा है हमें उसे आगे तक लेके जाना बिल्कुल 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 मैम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्यार की क्या कोई निश्चित उम्र है, तो डेफिनेटली प्यार की कोई निश्चित उम्र नहीं है। प्यार का जो भाव है वो बहुत अर्ली डेवलप होने लगता है, लेकिन उस भाव की जो आप मैच्योरिटी, जो एक रिलेशनशिप, एक परफेक्ट रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, वहां पर आने के लिए आपकी बॉडी की मैच्योरिटी भी जरूरत है, मतलब आपका ब्रेन भी उतना मैच्योर होना चाहिए। और जो बच्चे इस उम्र में फील करते हैं जहां पर वो फील कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे तो ये जो मुझे फील हो रहा है वो तो ट्रुथ है ना, तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स पूरी तरीके से सच्ची हैं, जो वो फील कर रहे हैं वो भी सच है, लेकिन उसके जो लव है बस वो फील करना नहीं है। मैंने जैसे बताया वो एक कमिटमेंट है ना, एक स्टेज है जहां पर आप ये सारी स्टेजेस पार करके पहुंच रहे हो, और वहां पर आपका मैच्योर होना बहुत मैटर करता है।
अगर किसी बच्चों को कोई पसंद आ जाता है तो उन्हें किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और कुछ बाउंड्री भी तय करना चाहिए उनको? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर आप बात कर रहे हो स्पेशली एडोलसेंट्स की ना, जी, जहाँ जी, पर हम बिल्कुल, एडोलसेंट्स बिल्कुल। की ही बात कर रहे हैं, तो एडोलसेंट्स से अगर आप पूछोगे तो क्या हम एक ऐसे, अभी अगर जो जिस तरीके की अभी बिल्कुल। सोसाइटी है जहाँ कोएड स्कूल्स है ना, सब बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, हाँ, साथ में कोचिंग्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉर्मल कि उनको बच्चों को एक दूसरे से पसंद आएगा, है ना, वहां पर फ्रेंडशिप करेंगे, वो एक दूसरों के साथ आगे बढ़ेंगे। और आजकल आप देखोगे तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो फीलिंग्स आ रही है, वो इन्फेक्चुएशन है। साथ साथ आपको मीडिया ने उस चीज को बहुत ज्यादा, आप बोलोगे कि बहुत मैग्नीफाई किया हुआ है ना, तो वो सब उनको पीयर प्रेशर है। अगर आप ये फील भी कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो तो भी आपको प्रेशर मिल रहा है ना, फिर आपको कहीं ना कहीं फील आता है कि एवरीवन इज डूइंग, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो मुझ में कुछ कमी है। तो ये सब जो प्रेशर है, इसकी वजह से बच्चे इस तरीके के रिलेशनशिप में आगे चले जाते हैं। अगर आप पूछोगे कि हेल्दी क्या है, तो डेफिनेटली किसी का पसंद आना कोई बुरी बात नहीं है, किसी से बात करना कोई बुरी बात नहीं है। आप उसको इतना पसंद आ रहा है या इतना आपका म्यूचुअल अच्छा चल रही है अंडरस्टैंडिंग कि आप फ्यूचर तक का भी सोच पा रहे हो, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पार्टनर के साथ, जो भी आप, जिस भी, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय हो, आप बाउंड्री सेट करो। सबसे पहले बाउंड्री सेट कि हाँ, मैंने अगर उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, सो कॉल्ड हम रोमांटिक रिलेशनशिप भी अगर हम फील कर रहे हैं, इन्फेक्चुएशन भी फील करें, मेरी हेल्दी बाउंड्रीज क्या होंगी। वो बाउंड्रीज आप मिलने से लेकर, है ना, उनको कॉल से लेकर फिजिकल इंटीमेसी, वो सारी चीजें हमें डिसाइड करनी होंगी। क्योंकि अगर आप लीगली भी देखोगे तो ये जो उम्र है, अभी लीगली भी वो तैयार नहीं, ठीक है। अगर आप बायोलॉजिकली भी देखोगे तो भी वो सेक्स जैसी चीजों के लिए तैयार नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ इस एज में बच्चों की प्रायोरिटी क्या है? डेफिनेटली एजुकेशन। लेकिन होता क्या है, जब बच्चे प्रायोरिटी पे रिलेशनशिप्स को लाते हैं या रोमांटिक ये जो फील कर रहे हैं, जब वो चला जाता है तो उनका सारी एनर्जी, सारा टाइम उस रिलेशनशिप में जाता है, ठीक है। तो फिर वो कहीं ना कहीं जो उनका गोल होता है एजुकेशन, उससे वो हट जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आप ये ध्यान रखो कि आप पहली प्रायोरिटी आप सेट करो, आपकी एजुकेशन है। अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में किसी के लिए फील भी कर रहे हो, आपको हमेशा ये समझना है इट्स टू नॉर्मल, लेकिन हमें एक बाउंड्री सेट करनी है। साथ साथ हमको ये भी समझना है कि अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है और जो साथ वाला है वो आपको इस तरीके की कंपेल कर रहा है या कुछ इस तरीके की आपके ऊपर फोर्स कर रहा है, तो आपको उससे भी कैसे निपटना है, उसकी भी तैयारी बच्चों में होनी चाहिए या उसकी अवेयरनेस बच्चों में होनी चाहिए। कई बार देखते हैं कि बच्चे पसंद करते हैं, फिर उनका ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर वो किसी और को पसंद करते हैं, तो अभी एक बहुत सा कॉमन सा कल्चर बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो वो कैसे जाने कि उन्होंने जिसको पसंद किया है या फ्यूचर के लिए सोच रहे थे एक राइट पर्सन है उनका, कि वो ही सही व्यक्ति है? बिल्कुल, जैसे मैम अभी आपने बोला कि अभी बच्चों में ना ये बहुत कॉमन है कि वो एक के साथ उनका रिलेशनशिप होता है, वो फिर ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप देखोगे ना मैम, ये एज ही वैसी है ना। यहाँ पर ये एज कैसी है, हार्मोनल चेंज होंगे, आपको कोई पसंद आएगा, है ना, पसंद आएगा मतलब आप अट्रैक्ट होगे, इन्फेक्चुएशन होगे, बट क्या उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच करेगी? जरूरी नहीं है। जो उसके होंगे वो शायद आपको वो एडजस्ट नहीं आप करो, तो दैट्स वाई क्या होता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। तो ये एज ही है आपकी लर्निंग की ना। आप जब ये नए नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, इट्स नॉट ऑलवेज रोमांटिक रिलेशनशिप ना, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में जब आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, आप समझ रहे हो। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये ब्रेकअप्स होते हैं, वहां तक भी ठीक है, ठीक है कि अगर ब्रेकअप्स हुआ, मैंने बात करी, मुझे नहीं पसंद आया, मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मैंने उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। प्रॉब्लम्स तब आती है जब ये बहुत इंटेंस हो जाता है ना, बहुत हर्ट हो जाते हैं बच्चे, या कुछ हैरिशमेंट की ओर चले जा रहे होते हैं, कुछ ऐसा सेक्सुअली अब्यूज जैसा हुआ, या उन्होंने लीगली, मतलब अगर आप बोलोगे कि नॉट लीगली बट हाँ, उन्होंने कंसेंट से भी अगर इस तरीके के रिलेशनशिप किसी के साथ बनाए और वो ब्रेक हो गया, फिर वो बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि उनको गिल्ट, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मैम, इसमें कैसा है ना कि वो ये मान रहे हैं कि जिससे वो फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, वही उनका सोल पार्टनर है ना। सो ये जो सोल पार्टनर का जो ये भी कॉन्सेप्ट मीडिया ने क्रिएट किया है, अगर हम समझेंगे तो ऐसा सोल पार्टनर जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है ना। कोई भी दो लोग जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, सब अपनी स्ट्रेंथ के साथ हैं, सब अपने फ्लॉज के साथ हैं। हम मिलेंगे, है ना, हम एक दूसरे को जानेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम आगे की लाइफ का डिसीजन एक दूसरे के साथ लें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो लेकिन हमको बुरा कब नहीं लगेगा, जब हमने अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करी।
आप बाउंड्री सेट करके आप एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे से आप मिलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हो, फिर कुछ ऐसा आप कर जाते हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपकी सेक्स से रिलेटेड चीजें हो, तब आपको वो गिल्ट फिर क्रिएट करता है। जी जी। जिससे कई बार ये भी हम देखते हैं कि पार्टनर या कोई और जो फैमिली मेंबर धमकी भी देता है या फिर उनके वो बातों में आ जाते हैं, या हमारे जो छोटी एज ग्रुप का भी हम डिफरेंस देते हैं, तो वो मना क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं समझ पाते हैं कि वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या विरोध क्यों नहीं कर पाते मैम? जैसा मैंने भी बताया कि जो एडोलसेंट की एज है, यहाँ पर आप, मैं फिर वही बोलूंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी नहीं डेवलप है ना। हम अभी इतने मैच्योर नहीं है कि हम बहुत अच्छे से सही गलत समझ सके। लेकिन जो इमोशंस जो फील करना है वो बहुत इंटेंस है ना, वहां पर आपके इमोशन बहुत इंटेंस आ रहे हैं। तो नियर बाई क्या हो रहा है कि या तो कोई बड़े उम्र का व्यक्ति है ना, जो मोस्टली अगर आप देखोगे केसेस में, जैसे आप लोग भी डेली काफी केसेस मैंने देखे हैं ये वाले। एक केस में बताना चाहूंगी कि वो अपनी बहन के घर पे उसकी टेक केयर करने के लिए गई थी, क्योंकि वो भी छोटी थी, लेकिन उसके जो जीजाजी थे उनसे हंसी मजाक कि रिश्ता ऐसा होता है जीजा साली का कि मजाक होती रहती, और उनकी जो मम्मी थी उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो कोई बताने वाला भी नहीं कि आपको किस, जैसे आपने बोला बाउंड्री सेट होना चाहिए, वो नहीं हो पाई। उनसे उनके फिजिकल रिलेशन बन गए और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, छोटी ही लड़की थी 14 साल की। तो नहीं समझ पाते कि उनको क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए। जैसा अब आपने केस बताया मैम, तो अगर आप बात करोगे कि इस तरीके के आप आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ना। ये शायद क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, है ना, कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स तक कर रहे हैं, या नेबरहुड में कोई इस तरीके का पर्सन है। होता क्या है मैम, ये जो एज है ना, ये एक ऐसी एज है कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि अभी ये इतने मैच्योर नहीं है सही गलत, है ना, लेकिन इमोशंस तो पूरे हैं, ठीक है। उस और क्या है, आइडेंटिटी बना रहे हैं ना। और अगर आप गर्ल्स के साइड्स में देखोगे तो कुछ उनका प्रीवियस हिस्ट्री ऐसा आया होगा, कुछ ऐसा होगा कि जो कुछ कमी रही होगी ना। उस कंडीशन में अगर आप देखोगे कोई भी पर्सन जो उनको वो अटेंशन देने लगता है ना, ये उनको स्पेशल फील कराता है, तो वो बहुत जल्दी उसकी ओर आप बोलोगे अट्रैक्ट हो जाते हैं। साथ साथ अगर आप बोलोगे सो कॉल्ड हमारे जो आसपास की सोसाइटी है, कई बार ये सब चीजें ना आपको पावर के रूप में भी देखने को मिलेंगी कि कोई एक पावरफुल व्यक्ति है, उसके सामने हम विरोध नहीं कर पा रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीजा जी अगर वो कुछ भी इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि आपकी दीदी के साथ ऐसा करेंगे, छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 14 साल की बच्ची को समझ में भी नहीं आएगा और उसको लगेगा कि नहीं हमको ये चीज कर लेना चाहिए, नहीं तो दीदी का घर उजड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। या कई बार कैसा है, आप ना फाइनेंशियल हेल्प कर देते हो, आपके घर में प्रॉब्लम है और आपको वो फाइनेंस किसी ने मदद किया, अब उन्होंने मदद किया, अब आप ओबलाइज्ड फील कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में वो आपका यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर किसी ना किसी कारण से ये ग्रुप उन लोगों के प्रभाव में जाता है, वहां पर वो सही गलत बता नहीं पाते हैं, फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं है या फैमिली उस चीज के लिए उनको तैयार नहीं है। और ये एक ऐसी बात होती है कि इनिशियल लेवल पर कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता ना, बच्चे उसको बहुत प्राइवेटली हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रैप में वो फंस जाते हैं। जब एक बार उस ट्रैप में वो फंस गए, फिर उनके लिए मैम निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब कुछ सामान्य कारण है जिसकी वजह से बच्चे ये कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं है कि मुझे इस ट्रैप में पहली बात फंसना नहीं है, अगर हम फंस गए हैं तो उससे निकलना कैसे, इसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं होती। जैसे बच्चे अभी रिलेशनशिप में आते तो क्या फिजिकली उनको इन्वॉल्व होना उनके लिए इतनी प्रायोरिटी की बात हो जाती है कि नहीं, होना ही चाहिए। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा, अगर आप बोलोगे सोसाइटी में, मीडिया में, या बहुत एक मिथ के जैसा है ना कि नहीं, अगर हमने किसी के साथ लव रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो हमारी फिजिकल इंटीमेसी होना बहुत जरूरी है। मतलब हमें, अगर कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे आते हैं, वो बता रहे होते हैं कि जो हमारा पार्टनर है वो हमको इस तरीके का बोल रहा है, हमको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई आप अगर हमारे साथ फिजिकल नहीं हो रहे हो, या हमको इस तरीके की पिक्चर्स, जैसे न्यूड पिक्चर्स मांगते हैं, तो अगर आप इस तरीके की पिक्चर्स नहीं भेज रहे हो तो आपको ट्रस्ट नहीं है क्या? क्या आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे बच्चों में दिखाई देता है ना। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब वो इस तरीके का उधर से डिमांड आ रहा है, तो क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम क्या समझ रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ लव रिलेशनशिप ना। अगर हमारा पार्टनर है तो उसके साथ तो हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो हमारा
मैंने जैसे बोला वो तो सोल पार्टनर है, हमको इसके साथ तो पूरा जीवन जीना है, तो पूरा फ्यूचर उनके साथ हमने प्लान करना है। तो अगर वो चीज हम आज से ही कर ले रहे हैं, आफ्टर मैरिज करेंगे तो आज से क्यों नहीं कर सकते। और साथ साथ मैंने बोला वो इमोशनली उनको बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही है ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं आपको ट्रस्ट नहीं है। सो क्या होता है, ये सब चीजें जब होती है और बच्चे समझ नहीं रहे हैं, इमोशन भी इंटेंस है, साथ साथ अगर आप बोलोगे केवल वन साइडेड नहीं है ना, ये दोनों साइड से हम भी जब वो हमको फील करा रहा है तो हमको भी तो प्लेजर मिल रहा है ना, चाहे वो गर्ल्स के साइड से हो चाहे बॉयज साइड, हमको भी मजा आ रहा है, हमको भी प्लेजर मिल रहा है। बट ये जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर है या प्लेजर के लिए जो सारी मतलब एक बोल सकते हो आपकी मजा आ रहा है जिस चीज में, तो उनको उस समय ये नहीं समझ, वो कैसा भी हो सकता है ना, जैसे कि अगर मैं बोलूंगी बच्चे सिगरेट पी रहे हैं तो उनको समझ नहीं है ना कि वो उन सिगरेट जो अभी वो पी रहे हैं आगे लाइफ में वो क्या कितनी प्रॉब्लम लेगी। लेकिन वैसे ही वो ये सारी चीजें जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं, वीडियोस एक्सचेंज कर रहे हैं या हम फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं, तो ये सब करते समय बच्चे केवल उसको प्लेजर जैसा ले रहे हैं, बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्या भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। और क्योंकि हमें ये पता नहीं है, इस तरीके के रिस्क फैक्टर्स पे वहां क्रिएट हो जाते हैं कि कई बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कई बार कुछ और सेक्सुअल डिसफंक्शंस जहां पर इन्फेक्शंस जैसी चीजें हो जाती हैं, कई बार आपका वीडियो बनकर आपको मीडिया पे डाल दिया जाता है, वहां पर आपका फिर सोशली बहुत ज्यादा आप उस चीज के लिए फेस करते हो। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये इतना ज्यादा कॉमन है क्योंकि हमने ये क्रिएट किया हुआ है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली इट्स नॉट नेसेसरी किसी के। और कम से कम जो मैंने बोला बाउंड्री सेटिंग, तो बाउंड्री सेटिंग यही है कि जब तक हम उस चीज के लिए बायोलॉजिकली और इमोशनली मैच्योर नहीं हो जाते हैं, है ना, तब तक हम इस चीज के लिए आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, उसको हमें समझना है, उसको हमें रिस्पेक्ट देना है। अगर हम इस तरीके की हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं, है ना, हम एक दूसरे की कंसेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बाउंड्रीज के बारे में भी बताया और उनके इमोशंस के बारे में भी बताया, तो इस परिस्थिति में बचाव किस तरह से किया जा सकता है? बहुत मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वंदना जी आपने मुझसे पूछा है कि ये सारी परिस्थिति के बारे में तो हम रोज बात कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं समाज में आसपास की इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं। आपके पास भी इतने केस आते हैं, मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे पास भी बहुत केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स आते हैं। तो इन सारी परिस्थिति की अगर हम बात करें तो इससे बचाव का सबसे पहली बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ सोसाइटी, कि ये सब अभी क्यों बढ़ गया है ना। कि पहले के समाज में तो इतना नहीं हो रहा था, ठीक है, अभी इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो ये समाज है इस समय, जो इसका जो ताना बाना है वो पूरा बदल रहा है ना। अगर आप बोलोगे कि परिवर्तन की ओर है ना, कि पहले हम लोग अगर अपना समय याद करें तो एक निश्चित समय होता था कि आप 5 बजे तक आपको घर के अंदर आ जाना है ना, कहीं आप मार्केट गए हो या कहीं किसी फ्रेंड्स के यहाँ भी गए हो। लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि आज बच्चे ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर रात को 9-9-10 बजे तक आ रहे हैं। अब हम वहां पर बीइंग अ पेरेंट्स व्हाट वी कैन डू ना, आप क्या ही कर सकते हो, आप उनको छोड़ सकते हो, ले सकते हो, मीनवाइल वो सबसे मिल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इमोशनल जो वो फील कर रहे हैं वो नहीं होगा, डेफिनेटली वो होगा। आपने वहां पर मोबाइल दे दिया सेफ्टी के उसमें, बट वो मोबाइल भी क्या वो सच में सेफ्टी के लिए है या उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सब हमको पेरेंट्स को समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप कोई भी टूल्स हो या कोई भी नियम हो, अगर वो आप कर रहे हो तो केवल वो नियम नहीं है ना, उसके पीछे का कारण तो समझना पड़ेगा। अगर आज वो नियम हम नहीं लागू कर पा रहे हैं समाज की जो भी परिवर्तनशीलता को देखते हुए, लेकिन उसके पीछे का पर्पस तो समझना पड़ेगा कि बच्चे तो आज भी एडोलसेंट में कोई मैच्योर नहीं हुए, ना पहले थे ना आज थे, हम भी वैसे ही थे, आज के भी बच्चे वैसे। परिवर्तन बस इतना है कि हाँ आज वो कुछ काम अपने आप कर पा रहे हैं जो शायद उस जमाने में हम नहीं करते थे, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बायोलॉजिकली वो मैच्योर हो गए, दैट्स वाई वो फॉर एग्जाम्पल किसी कोचिंग सेंटर तक जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है। तो बच्चे आज भी वैसे ही है। तो अगर हमको ये जिम्मेदारी को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बच्चे हैं ना, उनके जो चैलेंजेस आते हैं इस उम्र में, पेरेंट्स पहले तो वो तैयार हो। बिल्कुल है ना, पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एडोलसेंट की एज है ना, ये बहुत क्रिटिकल एज है ना, यहाँ पर बहुत सारे तरीके के बदलाव बच्चा फेस करता है ना, और ये एक ऐसा समय है जहाँ पर बच्चा पेरेंट्स से ज्यादा अपने पीयर के पास कनेक्टेड फील करता है ना, वो उनसे शेयर करते हैं। बट आप भी समझ लीजिए कि वो पीयर भी क्या इंफॉर्मेशन देगा,
क्योंकि वो पीरियड तो खुद उसी एज में है। तो बेहतर होगा कि हम बच्चों के साथ वो एक माहौल घर में बनाएं कि बच्चे हमारे साथ हर कुछ शेयर कर सके। साथ साथ हम उनको ये भी बताएं कि इस तरीके के जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, या जो आप इमोशंस फील कर रहे हो वो होगा बेटे, है ना। आप उसको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है और आप मुझसे आराम से शेयर कर सकते हो, लेकिन आपको साथ साथ उसको हैंडल कैसे करना है ये हमें कोई नहीं बताता ना। हम लोग भी आ गए तो हम लोगों को भी नहीं किसी ने बताया, बट बात ये थी कि तब हमारे पास इतने एक्सपोजर नहीं थे, है ना। बट आज के बच्चों के पास बहुत सारा एक्सपोजर, एक्स्ट्रा नॉलेज आया है जिसको वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पहले बच्चों के साथ वो ऐसे सौहार्द संबंध बनाएं जिससे बच्चे उनके साथ सहजता से अपनी सारी बातें बता सके। साथ साथ पेरेंट्स बताएं इस एज के बारे में, चैलेंज के बारे में, ये बताएं कि किसी का अच्छा लगना इट्स टोटली नॉर्मल, बट यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। किसी से आपको बात करने में बुराई नहीं है, लेकिन आपको किस तरीके से और इस रिलेशन को कितना लेकर जाना है वो आपको चुनना पड़ेगा। आप उसकी सीमा बनाओ। आपका अभी जो प्रायोरिटी है जो आपकी वो एजुकेशन है, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। अगर आप, होता है क्या है, जनरली पेरेंट्स बोल देते हैं आप मत करो, है ना। अब आप एडोलसेंट के बच्चे से आप बोलोगे मत करो, वो वैसे ही विद्रोही हो जाएंगे ना। फिर वो आपको जो बता रहे हैं वो भी नहीं बताएंगे। तो मत करो जैसा तो कभी भी बच्चों को बोलना ही नहीं ना, बल्कि वो जो कर रहे हैं आप उनको क्लियरिटी दो कि अगर आप ये कर रहे हो तो इसके, क्योंकि वो नहीं भविष्य के परिणाम समझ रहे हैं, बट हम पेरेंट्स तो समझ पा रहे हैं ना। तो आप केवल उनको परिणामों से अवगत कराओ। आप उनकी जिम्मेदारी लेकर आप उनसे ये मत बोलो, क्योंकि अभी वो बच्चे नहीं है ना, सो कॉल्ड दे आर मैच्योर वन ना, दे आर मेकिंग देयर आइडेंटिटी, मतलब वो खुद के बारे में अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। उस समय उनको पसंद नहीं आता है रोक टोक करना। आप केवल इतना बताओ बेटे आप ये है, ये इसका एक अच्छा वाला पार्ट है, ये इसका बुरा परिणाम हो सकता है, इसको देखते हुए आप अपना डिसीजन लो। और इसका मतलब नहीं है कि हमने ये दे दिया और हमारा काम खत्म। बीइंग अ पेरेंट्स वो ऑब्जर्वेशन तो हमें रखना होगा, है ना, कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल पे कितना देख रहे हैं, मोबाइल पर आपको क्या क्या उनको एक्सेसिबिलिटी देनी, ये सब हमारा काम है। साथ साथ मुझे लगता है स्कूल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे बच्चों के साथ, टीचर के साथ एक कनेक्शन है, एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर सारे बच्चे एक जैसे। तो वहां पर आप अगर इस तरीके के टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो कि कैसे आप इस उम्र में अगर इस तरीके के रिलेशनशिप्स में जा रहे हो, या ये जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हो उसको कैसे हैंडल करो, इमोशंस कैसे हैंडल करो, तो काफी मदद मिलेगी। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल सिक्योरिटी है ना, जहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि किसी के साथ भी आपको फोटोज शेयर नहीं करनी है, अपनी वीडियोस आपको शेयर नहीं करने हैं ना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आगे आपको प्रॉब्लम में डाले। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा, या बच्चों को हमें ये भी जानकारी देनी पड़ेगी कि ये सब कुछ जब होता है तो ये एक तरीके का ट्रैप है। इट मे बी पॉसिबल कि आप ना नहीं समझ पाए और आप उसमें फंस गए। फंसने के बाद आपको क्या करना है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने प्रिवेंटिव तो आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा नहीं होगा? होगा, है ना। हम इतनी भी कोशिश करेंगे फिर भी बच्चे जाएंगे, या कुछ बच्चों को शायद ये मिलेगा ही नहीं, पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें ये भी बच्चों को बताना है कि अगर आपके इस मंच के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी बच्चा इस तरीके की परेशानी में फंसा हुआ है, कोई भी इस तरीके के रिलेशनशिप में फंसा हुआ है जहां पर उसको लग रहा है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, या सामने वाला उसको धमका रहा है, डरा रहा है, या उसका मिसयूज कर रहा है। कई बार ये मिसयूज अगर आप बोलोगे तस्करी के रूप में भी होता है ना, लोगों को बेच दिया जाता है बच्चों को, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा इसका अगर परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इस सब चीजों में आपको सबसे पहले आपको इसको समझना है। जो भी आपके पास आपका फर्स्ट पर्सन है ना, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इट मे बी आपकी फैमिली मेंबर्स हो, इट मे बी आपका कोई टीचर हो, या आपके कोई दीदी हो, या मतलब जो भी आंटी हो सकती है, जो सबकी लाइफ में अपने अपने लोग हैं। सबसे पहले आप उनके साथ इस पर बात करो। उसके बाद आप फैमिली को भी ये पूरा अधिकार है कि आप वो लोग फैमिली को मिलकर इस पर बात करें। कोई ना कोई आप जाकर इस पर कंप्लेन करो। अभी जो आपका ये पोस्को एक्ट है उसके तहत बहुत सारी सुविधाएं, मतलब बहुत सारे एक्ट्स आए हैं जिस पर बात कर रहा है, जिस पर अगर जिसने भी किया हुआ है उसके खिलाफ कंप्लेन करना, उसको सजा दिलाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसकी हम मदद लें। बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, ठीक है, वो हेल्पलाइन नंबर पे बच्चे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। तो
ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, बट हमको, मैंने बोला, जानने की जरूरत है। अगर हम जानेंगे और हमारे बच्चे भी जान पाएंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस स्थिति से काफी कुछ निपटा जा सकता है। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारी चीज़ें भी बताई, लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप में अभी है तो वो कैसे जाने कि वो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल मैम, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप है ना, जो अभी आसपास है जिसमें बच्चे हैं, वो उनके लिए एक बॉन्ड जैसे नहीं है ना, बल्कि एवरीडे वो टॉक्सिक फील हो रहा है ना, मतलब उनको बहुत बर्डन फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों हैं इस रिलेशनशिप में। तो हमको इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या है ना। सबसे पहले हमको ये समझना है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ, है ना, जो भी पार्टनर है आपका, उसके साथ आप जिस रिलेशनशिप में हो, पहला है आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है कि क्या वो आपको वो रिस्पेक्ट दे रहा है, और आप वो रिस्पेक्ट कैसे हो, आप ये कैसे जानोगे कि रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि आजकल के ट्रेंड में कैसा हो रहा है कि अगर हम गाली देकर बात कर रहे हैं ना, हम बहुत एंगर दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ना, तो सामने वाले, जो चाहे कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी है, हम उसको नॉर्मल समझ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो कूल है ना, ये तो बिना गाली दिए तो हम आजकल बात नहीं करते हैं, तो हम बहुत कूल उसमें चले जाते हैं। बट एक्चुअली अगर ये एवरीडे हो रहा है और आप उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हो ना, क्योंकि आपको अगर किसी ने आपकी, जैसे कि मारना भी हो जाता है ना, फिजिकली भी आप कई बार हाथ पैर चला देते हैं स्लैप, तो वहां पर आपको ये तो समझना पड़ेगा कि ये हेल्दी नहीं है ना। क्योंकि एवरीडे अगर आप ये स्लैपिंग हो रहा है, आप गाली गलौज से बात कर रहे हो, इतना एंगर आउटबर्स्ट है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो ना, इसका मतलब ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है जहां पर आप अपनी बात को जब कह रहे हो तो सामने वाला जज नहीं करे, ठीक है, और वो उसको समझे, और आप उसको भी आप वही स्पेस दे रहे हो। अगर ये हो रहा है तो ये गाली गलौज और इसकी नौबत नहीं आएगी। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि क्या हमारे बीच में मतभेद नहीं होंगे, मतभेद होंगे, लेकिन वो मतभेद कैसे हैंडल करने, अगर हम ये जान रहे हैं तो उसकी नौबत ये नहीं आएगी। और मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर एक दो बार ऐसा हो गया है और हमने उस पर डिस्कस किया है और इन फ्यूचर में वो रिपीट नहीं हो रहा है तो भी इट्स ओके, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं कि हमने उस पर किया और हमने डिस्कस किया कि मुझे ये पसंद नहीं आया है ना, मुझे पसंद नहीं आता, आप मुझसे इस तरीके से बात करते हो, पार्टनर ने उसको एग्री किया और उसने बोला ओके, अभी हम नेक्स्ट टाइम इस पर कम करने पर काम करेंगे, इट इज ऑल्सो ओके। लेकिन वो नहीं समझ रहा है और वो आपको हर बार, ये जो हम बोल रहे हैं ना, गैस लाइटनिंग का भी आजकल बच्चों में, हमारे टीन्स में आया हुआ है कि नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आपने ही गलती किया था, आपने ही मुझे इस तरीके का किया था, तो डेफिनेटली वहां पर ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर सच में आपका वो रिलेशनशिप हेल्दी है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, दूसरा आपका वो अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, कि आप दोनों एक दूसरे को उनके पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं, उनके जो गोल है, उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना, कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ तो आप उसको अलाउ कर रहे हो ना, आप अपना पर्सनल टाइम चाह रहे हो, आपके अपने हॉबीज हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, बल्कि हम इंडिपेंडेंट होके हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं आगे की जर्नी के लिए। अगर इस तरीके का बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली ये हेल्दी बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जहां पर हमको ये पता है, अगर आप एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम एक परफेक्ट रिलेशनशिप या कैसे, तो सबसे पहला परफेक्ट जैसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम आप एक कंप्लीट या एक बोलोगे कि लव एक्चुअल में क्या है, दो पर्सन, दोनों के अपनी कमियां, दोनों के अपनी स्ट्रेंथ, बट उन दोनों पर्सन के बीच में एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद हम जो फील कर रहे हैं, दोनों ने साथ में हमने फील किया कि हम अपनी इन कमियों के साथ, है ना, इन कमियों के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने शेयर्ड गोल के साथ हम दोनों मिलकर आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये दोनों ओर से होना चाहिए। और शेयर्ड गोल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोच तो रहे हैं लेकिन हम उस तरीके से में नहीं है कि हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ये नहीं है। तो जब आप ये सारे फ्लॉज के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर ये डिसाइड कर रहे हो, कहाँ से, इमोशनल लेवल पर नहीं, आप यहाँ से लॉजिकली, और वो मैंने बोला कि वो तभी आएगा जब एक सर्टेन एज में आप आ जाओगे ना। उस एज के पहले जो भी चल रहा है हम उस पर बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल समटाइम्स वो आगे बढ़ जाए, है ना, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन है, समटाइम्स इट फेल। तो मुझे ऐसा लगता है वो 24 साल का जब हो जा रहा है ना, कम से कम 22
23 के बाद हम इस कंडीशंस में आते हैं कि हम दोनों उस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं और उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके पहले कोई भी डिसीजन लेना मेरे हिसाब से जल्दबाजी चीज सही बताई। एक चीज और, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, जैसे कोई अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वो गिल्ट ना करे कि अगर उसको रिलेशनशिप ब्रेक करना है और वो देख रहा है कि वो हेल्दी नहीं है तो वो जा सकता है। बिल्कुल, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ मैम, होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द जो केस आते हैं तो वो कैसे केस होते हैं कि उनका रिलेशनशिप हुआ और शायद वो एक दूसरे के लिए उनका कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हुआ तो ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होना इट्स नॉर्मल, मैंने पहले ही बताया वो एडोलसेंट की एज है, ये करेंगे ना, वो एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो ब्रेकअप्स हुआ है, उस ब्रेकअप में अगर मैं गर्ल के साइड से बोलूं या बॉयज के साइड, दोनों ही साइड में, मेल फीमेल में ना, या तो हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम सुसाइडल तक चले जा रहे हैं, या गर्ल्स के साइड से उसको ये गिल्ट जा रहा है कि भाई हमने सेक्सुअल मतलब हमारा इंटीमेसी हो गई, फिजिकल इंटीमेट हम हो गए। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, गिल्ट क्रिएट कर देती हैं, और वो गिल्ट से पर्सन उबर नहीं पा रहा है मैम। और अगर हमें दिख रहा है कि ये पैटर्न नहीं गया है, मतलब मैं कितने बच्चों को जानती हूँ जो 6-6 महीने तक इस कंडीशन में थे ना, वहां पर वो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम किसी से बात करना है अवॉइड कर रहे हैं, तो वहां पर इनको सिस्टमैटिक, फिर अगर आप बोलोगे कि जो ये ट्रॉमा फोकस्ड जो काउंसलिंग है, वहां पर डेफिनेटली मैम उनको प्रोफेशनल्स हेल्प की जरूरत है, क्योंकि हमारे इतना कह देने से इट्स ओके ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों परेशान हो, वो वर्क नहीं करता क्योंकि वो जहां पर फंसे हैं उससे उनको हेल्प करके आपको निकाल के तो लाना है। और वहां पर मुझे लगता है कि हमारा रोल आता है, बिल्कुल है ना, जहां पर हम बीइंग साइकोलॉजिस्ट उनको वो मदद देते हैं कि वो बच्चे उस से निकलकर आगे हेल्दी अपनी लाइफ जी सके। इतना अच्छा लगा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग, अगर उनके सामने बहुत सारे जो रिलेशनशिप में प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि आगे वो क्या करें, किस हिसाब से बढ़े, तो उनका भी उनको एक पाथवे मिल गया है। और अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैंने काफी कुछ आपके प्रश्न सारे ले चुकी हूँ, बट मैं केवल जो अभी बात करना चाहूंगी, मैं 2 लोगों के लिए बात करना चाहूंगी। एक हमारे पेरेंट्स, कि मैं पेरेंट्स से बोल रही हूँ, बच्चों को अगर हमें पालना है तो जैसे हम कोई एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, वैसे हमारे बच्चे हैं ना, बच्चों को पालने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पर उनको क्या जरूरतें हैं जो बहुत निग्लेक्टेड है हमारे समाज में, हमको उस पर जरूर काम करना चाहिए कि बच्चों की हर एज में बच्चों की इमोशनल नीड अलग अलग होती हैं, आप उनको समझो, उनको पूरी करने पर काम करो, तो काफी प्रॉब्लम वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरा, हम अपने बच्चों को बोलना चाह रहे हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो सारे बच्चे, अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे, मुझे बहुत लगता है कि जिस सोसाइटी से हम बिलोंग कर रहे हैं, सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके की कुछ भी चीजें आपको हो रही, तो आप ये मान के चलो ये आपके साथ नहीं हो रहा है ना, आप केवल एक नहीं हो जिनके साथ ये सब हो रहा है, ये आपकी एज में बहुत साधारण सी बात है ना, और वो बहुत सामान्यता सब बच्चों के साथ हो रहा है, तो वो कुछ अलग से नहीं है जैसा हम फील करने लगते हैं, और हमारी मीडिया भी बहुत ड्रामेटाइज करती है उस सब चीजों को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इट्स जस्ट कि आपकी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स रिलीज हुए और आपको बहुत डोपामाइन रिलीज हुआ और आपको बहुत अच्छा फील हुआ, इतना नहीं है ना, उसके आधार पर आप कोई भी डिसीजंस मत लो। आप किसी के साथ भी हो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका कोई भी डिसीजन इमोशन, इंटेंस इमोशन में ना लिया गया हो, बल्कि आप उसमें थोड़ा सा समय दो, आसपास के जो लोग हैं उनके साथ बात करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, और तब फिर आप आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान किया, मेरे मन में भी अपने थे और दर्शकों के मन में भी थे, जो माता पिता देख रहे हैं उनके मन में भी थे, और जो इस रिलेशनशिप को में हैं अभी और जो सोच रहे हैं भविष्य में भी और जो अलग भी होना चाहते हैं, तो उनके बहुत सारी चीज़ों का समाधान हुआ है। और हम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, या आप किसी ऐसी समस्या में पड़ रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें लिखिए और हम इसका जवाब पूरी तरीके से देंगे। नमस्कार।